नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। पहला ऐसा मूवमेंट रहा जिसमें लोगों ने इतनी एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया, और तो इसे एक लार्ज लेवल पे एक बड़ा मूवमेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसी तरह से दूसरा मूवमेंट एक भारत के लिए इम्पोर्टेंटली आया, वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें देखते हैं क्या होता है। By the end of 1921, the movement was turning violent in many places. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो वायलेंट हो रहा था। जगह जगह पर आपने देखा था कि महात्मा गांधी का जो मैसेज था कि अहिंसा से मूवमेंट करना है, बिना मार पीट के, बिना लड़ाई झगड़े के, वो जो मैसेज था वो नहीं पहुंच पाया था। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लिया, और उसके कारण यहाँ पर काफ़ी जगह पर वायलेंस क्रिएट हुई, और उस वायलेंस के कारण काफ़ी लोग मारे भी गए। गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन Feb 1922, और इसी बीच एक घटना होती है चौरी चौरा की, जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जिसमें एक जो किसानों का ग्रुप था वो प्रोटेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और उनको मना किया जाता है प्रोटेस्ट करने से। तो पुलिस वाले, ये जो गांव वाले हैं, ये मना कर देते हैं। तो यहाँ पर पुलिस इन पर फायर करने की कोशिश करती है, तो गांव वाले पलटवार करते हैं और पुलिस वाले भाग कर अपनी जान बचाते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर, और उस पुलिस स्टेशन को गांव वाले आग लगा देते हैं, जिसमें लगभग 20 से 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी वायलेंट घटना थी, काफ़ी हिंसक घटना रही, और इस घटना के बाद ही, चौरी चौरा की इवेंट के बाद ही, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। तो जैसे रोलेट एक्ट को वापस लिया गया था, ऐसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी वापस ले लिया गया। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इससे नाराज हुए, क्योंकि मूवमेंट का जो रिदम था वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो थे वो इससे जुड़े हुए थे। और जब इसको वापस लिया गया तो लोगों को लगा कि ये महात्मा गांधी का स्टेप गलत है। यहीं पर भगत सिंह जैसे लोगों ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। Even many Congress leaders were fatigued by mass struggle and wanted to participate in the elections to provincial councils. अब यहाँ पर कांग्रेस का एक ग्रुप ऐसा निकल कर आया जिसने कहा कि आंदोलन के रास्ते से हम आज़ादी नहीं ले सकते, हमें इलेक्शन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और जो प्रोविंशियल काउंसिल है, जो प्रोविंशियल के इलेक्शन होते हैं, उसमें कांग्रेस को एज अ पार्टी खड़ा होना पड़ेगा इलेक्शन में। और लोग जब इसको वोट करेंगे और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेस के जब जीत कर काउंसिल में बैठेंगे, तब वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात कह पाएंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से अंग्रेजी सरकार का विरोध कर पाएंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस जो थी वो दो खेमों में बट जाएगी। एक तरफ ऐसे लोग होंगे जो अंग्रेजी सरकार के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे, अंग्रेजी सरकार का हिस्सा बनकर प्रोटेस्ट करेंगे, और एक अंग्रेजी सरकार से बाहर रहकर प्रोटेस्ट करेंगे। द प्रोविंशियल काउंसिल वर सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। और यहाँ पर एक एक्ट आता है 1919 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें कहा गया कि भारत में जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो है, भारत के लोगों को भी अब काउंसिल में हिस्सा, रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा मिलेगा। अब वो भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और उनको भी एज जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, एज उनको यहाँ पर स्टेटस दिया गया। अब वो इलेक्शन में खड़े हो सकते थे और काउंसिल में जाकर मीटिंग्स में या काउंसिल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कहा। Many leaders were of the opinion that it was important to oppose the British policies by becoming a part of the system. तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ब्रिटिशर्स ने जिसको बनाया था और उसका हिस्सा बनकर विरोध करना कुछ नेताओं को ज़्यादा इफेक्टिव लगता था बजाय बाहर रहकर विरोध करने के। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1919 में जो भारतीयों को रिजर्वेशन दिया गया, यहाँ पर भारतीयों को जो अलाउ किया गया इलेक्शंस में, उसके लिए बहुत से लीडर्स ने पॉजिटिव अप्रोच दिखाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहता है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इट वाज पास्ड टू एक्सपेंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The act embodied the reforms recommended in the report of the Secretary of State for India, Edward Montagu,
एंड द वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जिन्होंने यहाँ पर ये सुधार कहा था कि भारत में आप भारतीयों को अलाउड करो इलेक्शन में। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। The older leader like C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party and began to argue for a return to the council politics। तो कांग्रेस जो यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, उसके जो लीडर इसके फेवर में थे वो थे ओल्ड लीडर्स, बुजुर्ग जो इसके सीनियर लीडर जो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने अपनी एक स्वराज पार्टी बनाई और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली। The younger leader like Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru were in favor for more radical mass agitation and pressed for full independence। लेकिन जो जवान नेता थे, जो यंग ब्लड था, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वो चाहते थे कि भाई मास एजिटेशन यानी लोगों का जो आंदोलन है वो ज़्यादा तेज किया जाए, ज़्यादा इफेक्टिवली इसको खड़ा किया जाए, बजाय कि सरकार का किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की। तो उन्होंने कहा कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए, हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए। ये कहना था यंग लीडर्स का। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन विद इन द कांग्रेस। तो इस बात को लेकर कांग्रेस जो थी वो दो हिस्सों में बट जाती है। यंग लीडर जो थे वो ओल्ड लीडर्स जो थे उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो उनसे बिल्कुल अलग सोच रखते थे। ओल्डर लीडर चाहते थे कि भाई अंग्रेजी सरकार जो है उसका हिस्सा बने, अंग्रेजी सिस्टम का हिस्सा बने, तब काम करे। यंगर लीडर चाहते थे देश को पूरी तरीके से आज़ाद कराएं, इंग्लिश का कहीं भी कोई भी इंटरफेयर ना हो। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन द इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन वॉज बीइंग फेल्ट ऑन इंडिया। और इसी बीच यहाँ पर आती है ग्रेट डिप्रेशन, महंगाई या मंदी। तो एक महामंदी आती है देश में, दुनिया में आती है, और उसका असर भारत पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926। भारत में जो एग्रीकल्चर आपको पता है उस टाइम पे एकमात्र सहारा थी कमाई का, उसके जो प्रोडक्ट थे उनके प्राइसेस गिरने लगे। 1926 से कॉटन था या हमारे दूसरी जो फसलें थी। द होल कंट्री वॉज इन टर्मोइल बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो इसने और ज़्यादा कमर तोड़ दी। भारत के लोगों के लिए एक तरफ थे अंग्रेज दुश्मन और दूसरी तरफ थे ग्रेट डिप्रेशन। तो यहाँ पर दो दुश्मनों के साथ लड़ना था भारत के लोगों को, और इसकी वजह से भारत पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। भारत गहरे संकट में आ गया। इसके बाद यहाँ पे आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था वो भारत में सुधार के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें एक भी भारत के बंदे को एंट्री नहीं मिली थी। इस कमीशन के जितने भी मेंबर थे सारे अंग्रेज थे, और ये काफ़ी मजाक की बात थी कि आप भारत के लिए कुछ करना चाहते हो बिना किसी भारतीय को शामिल किए। The British government constituted a statutory commission under John Simon। तो सर जॉन साइमन के अंदर यहाँ पर एक कमीशन बनाया गया। इसको कहा गया कि भाई भारत में जा और भारत के लोग जो आज़ादी चाहते हैं अंग्रेजी सरकार से, उनकी प्रॉब्लम को जाके पूछ और क्या सुधार किया जा सकता है उसकी रिपोर्ट तैयार कर। The commission was made to look into the functioning of the constitutional system in the India and suggest changes, but since all the members in the commission were British, the Indian leaders opposed the commission। तो यहाँ पे सारे मेंबर्स जो इसके थे ब्रिटिश थे, और यही भारत के नेताओं को पसंद नहीं था, और इस वजह से उन्होंने इस कमीशन का विरोध किया। The Simon Commission arrived in India in 1928. It was greeted with the slogan "Go back, Simon"। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, लेकिन ट्रेन से उतरते ही साइमन को साइमन गो बैक के बैनर दिखा दिए जाते हैं और नारे लगाए जाते हैं साइमन वापस जाओ। All parties joined the protest. In October 1929, Lord Irwin announced a vague offer for dominion status for India, but its timing was not specified। तो यहाँ पर सारी पार्टीज प्रोटेस्ट को ज्वाइन करती हैं और इस तरह से साइमन कमीशन बिना काम किए वापस कर दिया जाता है। और यहाँ पर लॉर्ड इरविन 1929 अक्टूबर 1929 को एक ऑफर करते हैं इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस कहते हैं भाई आधी अधूरी आज़ादी, मतलब ऊपर हम बैठे रहेंगे नीचे आप रहोगे, इसे कहते हैं डोमिनियन स्टेटस।
लेकिन इसका टाइम नहीं बताया कि कब से डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ही ऑल्सो ऑफर टू होल्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद उसने कहा कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक मीटिंग करेंगे इंग्लैंड में, लंदन में, जो एक राउंड टेबल होती है, गोल टेबल होती है, उस पर बैठ के और फ्यूचर में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा भारत के लिए उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर उसने दो बातें की कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे और दूसरा आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करवाने में हेल्प करेंगे। The radical leaders within the Congress became more assertive. They were not satisfied with the British proposal. तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, यंग लीडर पूरी आज़ादी चाहते थे, उनको आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने इसको बिल्कुल नकार दिया, मना कर दिया। The liberals and the moderate were in favor of the dominant status। और जो दूसरे कांग्रेस के हिस्सा थे, मॉडरेट जिसे कहते हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दो हिस्सों में बटी थी ये, तो ये थे गरम और नरम दल। तो ये गरम दल वाले चाहते थे पूरी आज़ादी, और जो नरम थे, बुजुर्ग थे, वो चाहते थे भाई चलो ठीक है, अंग्रेज चाहे हमारे ऊपर बैठे रहें लेकिन नीचे हम रहकर रूल करें। तो वो इस बात में भी एग्री करते थे। लेकिन यहाँ पर जो मॉडरेट थे, जो लिबरल थे, इनकी पकड़ ढीली हो गई थी, क्योंकि पूरा देश क्या चाहता था? 100% फ्रीडम, आधी अधूरी आज़ादी से कोई मतलब नहीं था। तो इनकी यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस था, इनका जो प्रभाव था कांग्रेस में, वो कम होता चला गया। तो मोतीलाल नेहरू जैसे नेता थे वो साइड कर दिए गए और जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो ये मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं की एक सोच थी, भाई मेरा बेटा उन्हें ठीक है, मैं रहूँ ना रहूँ। तो यहाँ पर एक कामयाब हुआ अपने बेटे को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाने में, और वो आज तक कांग्रेस जो है गांधी परिवार को ढो रही है, वो अब तक चला आ रहा है। तो ये तब की प्लानिंग थी, अब तक चल रही है। इन दिसंबर 1929 द लाहौर कांग्रेस वॉज प्रेसिडेंट बाय द जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर लाहौर सेशन होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया जाता है कांग्रेस का। और ये लाहौर सेशन आप मैप के लिए याद रखना, लोकेशन पे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में है लाहौर। इट पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और इस रेजोल्यूशन का, इस जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी लाहौर कांग्रेस में, लाहौर सेशन में, जो कांग्रेस ने बैठकर बातचीत की थी, उसमें यह नतीजा निकाला था कि पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। It declared 26 January 1930 as the Independence Day and gave a call to the people to take a pledge to struggle for complete independence। और यहाँ पर बात आती है 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस की। तो क्यों 26 जनवरी को हम इतना इम्पोर्टेंट रिपब्लिक डे हम मनाते हैं? हमारा रिपब्लिक तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो नवंबर में ही तैयार हो गया था, लेकिन उसको क्यों जनवरी तक हम खींच कर लाए? और क्यों 26 जनवरी को ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया? क्योंकि 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है भारत के लिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही भारत में पहली बार आज़ादी का दिन चूज किया गया था और उसको मनाया गया था, जिसमें लोगों ने ये प्लेज ली थी, द इंडिपेंडेंस डे प्लेज 26 जनवरी 1930। इसमें कहा गया था कि हम भारत के लोग जो भी है, भारत में रहना, आज़ाद रहना, हमारे अधिकारों के साथ रहना, ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर किसी को भी हक नहीं है कि वो हमें आके क्रश करे, हमें एक्सप्लॉइट करे, हमें ऑप्रेस करे। तो ये पूरी तरह से नेचर के खिलाफ है। इस तरह से हम पूर्ण आज़ादी या संपूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं अंग्रेज सरकार से। तो ये यहाँ पर कसम खाई गई। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड लिटिल पब्लिक सपोर्ट। लेकिन इतनी ज़्यादा लोगों को सपोर्ट नहीं, लोगों की सपोर्ट नहीं मिल पाई यहाँ पर। इट वॉज देन लेफ्ट टू महात्मा गांधी टू कोरिलेट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। तो फिर दोबारा बात महात्मा गांधी पर छोड़ दी गई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं था कि लोग उसके साथ खड़े हो पाते उसकी एक कॉल पे। तो दोबारा महात्मा गांधी को चार्ज दे दिया गया कि वो दोबारा आज़ादी की इस जो डिमांड है इसको एक प्रॉपर प्लानिंग दे। अब अगला जो स्टेप था वो महात्मा गांधी की तरफ से लिया जाना था। So this is the end of lecture. In next lecture we will talk about the civil disobedience movement.